ठीक है। तो इसका आंसर है झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होता है, ना कि एक। ठीक है। जिस प्रकार से एक हाथ से ताली नहीं बजता है, उसी प्रकार से किसी एक पक्ष की वजह से कोई झगड़ा नहीं होता है, दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अनेकार्थी मतलब वो होता है जिसका अर्थ जो है एक से अधिक हो। ठीक है। जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ऑप्शन है तत्व, सार, जीवन, औषधि। तो इसका आंसर है जीवन। ठीक है। इसका सबसे प्रमुख अर्थ है प्राण या जिंदगी। इसमें अगर देखा जाए, जल की बात करें तो हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है। कहते हैं जल ही जीवन है। ठीक है। इसी प्रकार पुत्र को भी कुल जीवन का माना जाता है। पुत्र को जो है कुल का जीवन माना जाता है। हमारे जो कुल होते हैं, अपना वंशज कैसे चलता है, पुत्र को कुल का जीवन माना जाता है। पुत्र को कुल का जीवन माना जाता है। ठीक है। ठीक है। और प्राण तो जिंदगी है ही। तो इस प्रकार जो है आप देखते हैं उसी। अब हम लोग इस प्रकार आंसर इसका हो गया सी, जीवन। तीसरा क्वेश्चन है द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज, द्विज क्या होता है? तो द्विज होता है, द्विज एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। क्या होता है? जो दो बार जन्म लेता है। दो बार कैसे जन्म लेता है? मान लिया जाए कोई पक्षी है। पक्षी पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है। अंडे से जब वो चूजा बाहर निकलता है तो वो दोबारा जन्म लेता है। तो पहले अंडा, फिर अंडे से जो है पक्षी बनता है, इसलिए वो दो बार जन्म लेता है। उसी प्रकार अगर आप देखें दांत को, तो दांत पहले पैदा होता है दूध के दांत के तौर पर, फिर दोबारा वो जब टूट जाता है फिर दोबारा वो जन्म लेता है। इसलिए इसका आंसर जो है दांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द जो है सरल का विलोम है? विलोम जानते ही होंगे, उल्टा। तो सरल का विलोम क्या हो सकता है? जटिल। ठीक है। सरल का आप अर्थ तो जानते होंगे, सीधा, सहज, आसान। इसका विलोम हो जाएगा कठिन या जटिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? तो आकाश के कुछ पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। आकाश का पर्यायवाची होता है नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, अनंत। इसके साथ ही एक होता है व्योम। तो इसका आंसर हो जाएगा व्योम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें इसमें अगर देखें तो लिखा गया है विद्या वचपति। वचपति, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें स गलत इस्तेमाल किया गया, इसमें तो स का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और इन दोनों को देखेंगे तो दोनों सेम ही है, तो आंसर ये दोनों होगा। ठीक है। इसमें अगर तालव्य श ये वाला स रहता है तो ये भी गलत हो जाता। तो इन दोनों में आंसर दोनों है, ए और सी। ठीक है। ये मिसप्रिंट है। ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, यानी वो मंथर कहलाता है। क्या होता है? वो मंथर कहलाता है। ठीक है। वहीं मंदाकांता जो होता है एक छद का नाम। ठीक।
छंद का नाम है, मंदकांता, ठीक है। वहीं दीर्घ सूची की बात करें तो किसी काम में बहुत देर लगाने वाले को दीर्घ सूची कहते हैं, ठीक है। और सत्वर का अर्थ होता है बहुत तेज। सत्वर क्या होता है? बहुत तेज होता है, जो मंथर का ऑपोजिट होता है, यानी विलोम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया मंथर। क्वेश्चन नंबर 8, पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे, जिसका संबंध मनुष्य से है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जिसका संबंध ईश्वर से है पार्थिव में, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसका संबंध प्रथा से है, प्रथा और पार्थिव आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन जिसका संबंध पृथ्वी से है, यही शब्द शब्द का सही अर्थ है। जिसका शब्द अंतर जो है, जिसका अर्थ जो है, संबंध जो है पृथ्वी से होता है, वही पार्थिव होता है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे पार्थिव शरीर, लाश को कहा जाता है पार्थिव शरीर, ठीक है। क्योंकि मरने के बाद वो पृथ्वी में विलीन हो जाता है, इसलिए उसे पार्थिव शरीर कहते हैं। और पार्थिव का अर्थ भी होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है। क्वेश्चन नंबर 9, मातृहंता। मातृहंता क्या होता है? एक कौन सा समास है? समास, कौन सा समास है मातृहंता? तो शब्द का जो है, अगर हम तोड़ेंगे, इसका होता है मातृहंता का, तो माता की हत्या करने वाले को मातृहंता कहते हैं, जो माता की हत्या करता है, ठीक है। वो मातृहंता कहलाता है, माता का हंता। तो का है, इस प्रकार वो संबंध कारक है, ठीक है, जिसकी विभक्ति लोप हो जाती है, इसलिए ये तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 10, आजीवन में कौन सा समास है? समास पहले अब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। समास वो होता है जिस समास में पहला पद जो है अवयव या उपसर्ग हो, वही जो है प्रधान हो, से अवयवी समास कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। और इसका आंसर भी अवयवी भाव। इसमें अगर देखा जाए, आ एक उपसर्ग है, आ एक उपसर्ग है, ठीक। और इसमें अगर जुड़ा हुआ पद जो है जीवन जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है, तो ये अवयवी समास है। जिसमें इनमें से धाकड़ का कौन सा प्रत्यय है? धाकड़, धाकड़ में अगर देखा जाए, इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो धड़ जो आक बनता है, धड़ प्लस आक, ठीक, ये धाकड़ बनता है। इसमें आपको प्रत्यय ढूंढना है, प्रत्यय कौन सा है? आक, प्रत्यय जो आक हो गया, ये जो बाद में लग गया, उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? अल्पायु में आयु देखिएगा, आयु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग का नहीं है। उपसर्ग में देखिएगा, खुश, खुशामद, ठीक है, या खुशबू। कम देखिएगा तो कम में आपका हो जाएगा कमजोर, कम पहले लग जाता है। वहीं गैर को देखिएगा, गैर जिम्मेदार, ठीक है। तो इन सब में गैर हाजिर, ये सब जो है इसका विशेष बन जाएगा। लेकिन उन देखिएगा, उन में ये नंबर में आता है, तो ये उपसर्ग नहीं होगा। जैसे 29, 39, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, उन कहलाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, मूल अकर्मक धातुओं, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, तो वो कौन सा धातु कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका साधित सकर्मक धातु। क्या कहलाता है? साधित सकर्मक धातु, ठीक है। इसका जैसे देखा जाए, जब मूल अकर्मक धातु जैसे हो गया कि हंस, रो, चल,
इसमें अगर हंस में ना जोड़ दिया तो हंसना हो गया, रोना हो गया, चल में चलना हो गया। इस तरह से हम इसको जोड़ के बनाते हैं तो साधित सकारात्मक धातु में बन जाता है। ठीक है, मैं खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा एक भूतकालिक भेद है? भूतकालिक भेद कौन सा है? तो कौन सा भूतकालिक भेद है? इसमें देखिएगा तो पूर्ण भूतकालिक है। पूर्ण भूतकालिक कब होता है? जब पूरी तरह से घटना घट चुका है। मैं खा चुका था, मैं खाना खत्म हो चुका था, खा चुका था, कब का खा चुका था, ये पूर्ण रूप से भूतकालिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल का कौन सा काल नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है? इसमें देखिए जाएगा, वर्तमान सब में जुड़ा हुआ है, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, लेकिन आसन्न भूत डाल रखा है। तो ये भूत तो हमारा वर्तमान कतई नहीं हो सकता ना, यही सवाल का आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष का लिंग किसके अनुसार होता है? आप अगर इसको देखेंगे तो इसका आंसर होगा, ये विशेष के अनुसार या स्त्रीलिंग होता है या स्वतंत्र होता है या पुल्लिंग के अनुसार होता है। तो विशेष का अनुसार जो है उसके विशेष से क्या है, विशेषता क्या है, किस चीज़ की विशेषता बता रहा है, वो उसके अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें कि अगर एक लड़का है, लड़का का विशेषता अगर बताना है कि मान लिया एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये एक पुल्लिंग हो गया। ठीक, पुल्लिंग हो गया। वहीं अगर देखा जाए अच्छी लड़की हो जाती है, तो ये इस वर्ब के अनुसार होता है, जो इस विशेष से है, जिसकी विशेषता बता रहा है उसके अनुसार इसका जो है लिंग निर्धारित किया जाएगा। तो इसका विशेष के अनुसार इसका लिंग निर्धारण किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? कोई भी आदरणीय लोग होते हैं, उसमें हम लोग किस प्रकार के वचनों का यूज करते हैं? तो आप अगर देखेंगे तो मान लिया जाए कोई बड़े हैं, बड़े हैं तो बड़े मान लिया जाए, आप अगर लिखें कि पापा आए, आए कौन सा शब्द है? ये एक बहुवचन है। उसी प्रकार से जितने भी आदरणीय लोग हैं, जो बड़े हैं, जिनकी रिस्पेक्ट करनी है, उसमें हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसमें हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखिए, गीत, तत्व, सफाई, कौन? ये गीत आपको दिख रहा होगा, संज्ञा है, तत्व भी संज्ञा है, सफाई भी संज्ञा है या भर्व है, जो भी कह सकते हैं, संज्ञा या भी कह सकते हैं। इसमें कौन जो है सर्वनाम दिख रहा होगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम टाइप का है। इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से नहीं बनती है, कोई भी क्रिया से नहीं बनती। अगर आप देखेंगे पढ़ाई, पढ़ाई एक क्रिया है, लिखा लड़ाई भी एक क्रिया है, कमाई भी क्रिया है, लेकिन भलाई जो है एक भाववाचक संज्ञा है और वो क्रिया नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहता है कि इनमें से घोटक शब्द का क्या है? घोटक शब्द क्या है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है, ये भी देशज है। घोटक शब्द एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, जो संस्कृत भाषा से बना, किसी परिवर्तन के हिंदी में लाए गए, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाया गया इसको। ठीक है, घोटक शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। घोटक शब्द का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कलर बदल लेते हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा।
चलिए पिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद आता है? आप अगर देखिएगा अक्षर, अक्षर में क्या क्या होता है? अक्षर में अगर देखिए जाएगा क प्लस ये श यूज होता है, छ बनता है, ठीक है। अक्षर एक संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर है जो कि क और श से मिलकर बनता है। इस संरचना में का कारण हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी में से छ से शुरू होने वाले शब्दों को क वर्ण वाले शब्दों के समाप्त होने के ठीक बाद स्थान दिया जाता है, क के बाद, क्योंकि क के बाद ही आता है ये अक्षर। इसका आंसर क्या होगा? डी, 22 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक को देखेंगे, जो कि अब ना गहरी, इसके बारे में दिया गया अनुच्छेद पढ़ इसको पढ़ना है, ठीक है, और इसका आंसर देना है। इसमें लिखा हुआ है अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, आशात आसमान तुम्हें जाने न दूंगा, अश्रु उद्वेलित सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक झूलते रहे तुम, साध न रहे सिरहर सिहर कर सुलाने आ रहा हूँ, ठीक है। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, आसात आसमान तुम्हें जाने न दूंगा, अश्रु उद्वेलित सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक घूमते रहे तुम, साधना से सिहर कर सुलाने आ रहा हूँ, साधना से सिहर कर सुलाने आ रहा हूँ। अब इसके अनुसार गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंतायुक्त होना, या मृत्यु को प्राप्त करना। आप इसका अगर देखेंगे गहरी नींद में होना यानी बेखबर होना, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेखबर होना। इसके इस पंक्ति उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि जो है लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कहाँ जाने नहीं देने की बात कह रहा है। तो आप देखिएगा आशात आसमान तुम्हें जाने न दूंगा, आसात आसमान इसमें क्या है? तो इसके बाद अनुसार आप देखिएगा ऑप्शन है अतल गहराई में, सूर्य जहाँ सूर्य अस्त होता है, या पतन की राह पर, या पाताल में। तो इसका आंसर होगा पतन की राह पर तुम्हें जाने न दूंगा, ठीक है। पतन की राह पे अगर तुम बेखबर हो तो पतन की रास्ते पे जाओगे तो वहाँ जाने नहीं देगा ये, वहीं इसी की बात कर रहा है। उपयुक्त काव्यांश में के कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं, किस प्रकार के व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं? जो अत्यधिक प्रेरित है, या जो बहुत परिश्रमी है, या जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, या जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। तो एक्चुअली आप देखेंगे पहला लाइन आप पढ़े थे, उसके अनुसार कहता है कि जो तुम जो बेखबर होके सो रहे हो, यानी अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। गहरी नींद में सोने का मतलब क्या? तुम जो बेखबर हो। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 26 उपविराम कैसा होता है? उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम कौन सा है इसमें? विराम और उपविराम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये उपविराम, इस तरह से होता है। ये हो गया उपविराम, ठीक है। अविराम कौन सा होता है? कॉमा होता है विराम, ठीक है। अब विवरण चिन्ह कैसा होता है? डैश टाइप का विवरण चिन्ह, ये हो गया विवरण चिन्ह, ठीक है। अब उपविराम चिन्ह ये हो गया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का विधान करता कर्म
या भाव से किसके अनुसार हुआ है? हिंदी व्याकरण में बाध्य वाच्य के 3 प्रकार माने गए हैं। इसमें कौन-कौन से प्रकार हैं? पहला कर्तव्यवाच्य, 3 प्रकार के हैं। कौन सा है? कर्तव्यवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, कर्तव्य, कर्म और तीसरा है भाव। ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है? 28 कहता है 28 में शोरसेनी अपभ्रंश विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम बतानी है। अपभ्रंश का कैसे विकास हुआ, भाषाओं का विकास। तो इसका आंसर है पहले जो है राजस्थान आएगा। शोरसरनी अपभ्रंश में मध्यकालिक आर्य भाषा का एक रूप था जिससे कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। इसमें से मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा विकसित हुआ। पंजाबी का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। पंजाबी का ये पैशाची अपभ्रंश है। और बांग्ला का विकास जो है मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ये मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ये पैशाची हुआ है। ठीक है, ये पैशाची हुआ है, ये मगधी से हुआ है। वहीं जो है शैरसैनी अपभ्रंश से राजस्थान, गुजरात का हुआ है। ठीक है, राजस्थानी, गुजरात। ठीक है, यही आंसर होगा सी। 29 इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन आकार बहुला है, उदासीन आकार बहुला है। तो इसका आंसर होगा बघेली। बघेली जो है उदासीन आकार बहुला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली जो है विष्णुपुरिया है? विष्णुपुरिया। विष्णुपुरिया कौन सी भाषा है? तो इसका आंसर है असमी जो है विष्णुपुरिया भाषा है। ठीक है, जिसे यह एक इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है, इंडो आर्यन समझ रहे होंगे। इंडो आर्यन इंडिया और आर्य का भाषा है। और यह मुख्य रूप से भारत के असम, त्रिपुरा, मणिपुर राज्यों में बोला जाता है। कहाँ कहाँ बोला जाता है? विष्णुपुरिया, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, 31 नंबर कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के कर दिया गया? कौन सा काम था जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है जिंदगी नामा उन्होंने लिखा था 1979 में। इसके लिए उन्हें दिया गया था। ठीक है, उपन्यास लिखा था जिंदगी नामा, इसके लिए उन्हें वर्ष 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इस उपन्यास को 20वीं सदी में शुरुआत दशकों में अविवाहित पंजाबी के ग्रामीण जीवन और संस्कृति और सामाजिक ताने बाने का एक जीवंत महत्वकाव्य चित्रण किया था। इसका आंसर हो गया जिंदगी नामा 1879। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इनमें से हार की जीत, इसमें लिखा गया है हार की जीत कहानी है। कल कहानीकार कौन है? इस कहानी को किसने लिखा है, हार की जीत? तो इसका आंसर है सुदर्शन ने लिखा था इसको। किसने लिखा था? सुदर्शन ने लिखा था। ये एक हृदय स्पर्धी कहानी है जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। इसका मूल नाम जो है, इनका मूल नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा है। यह कहानी बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान के अद्भुत प्रेम की कहानी है। डाकू खड़ग सिंह इसी में रहते हैं कि हृदय परिवर्तन का आधारहित है इस कहानी में। हार की जीत, खड़ग सिंह की कहानी आप पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 इनमें कलिकथा वाया बाईपास, कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? कलिकथा वाया बाईपास। तो इसका आंसर है अलका सरावगी। अलका सरावगी जो है इसके रचनाकार हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? वो किस तरह का दार्शनिक मत रखते हैं? तो इसका आंसर है वो शैववादी। ठीक है, वो एक महान आचार्य थे। उनका प्रमुख दार्शनिक मत था प्रत्यविक्षा दर्शन था, जो कश्मीरी शैव दर्शन का एक महत्वपूर्ण शाखा है। कश्मीरी शैव दर्शन, ठीक है, कश्मीरी शैव दर्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था इन्होंने, क्या नाम है इनका, ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जॉक देरिया, जैक देरिया, इनका नाम था जैक देरिदा, ठीक है, इन्होंने दिया था। यह सिद्धांत किसी भी पाठ के अर्थ को अस्थिर और अनेकार्थी मानता है। इसके अनुसार पाठ में अर्थ की कोई एक अंतिम सत्ता नहीं होती, बल्कि अर्थ लगातार स्थगित और परिवर्तित होते रहता है। यह उत्तर संरचनावाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर संरचनावाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला एक जो है हिंदी साहित्य का एक कालजयी काव्य कृति है, जो कि इसके रचनाकार जो है हमारे महान कलाकार अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन हैं, ठीक। यह 1935 में प्रकाशित हुआ था और यह उनकी मधुत्रयी यानी मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कवि ने जीवन के दर्शन को मधु, मदिरा, प्याला और मधुशाला के प्रतीकों के माध्यम से अत्यंत सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह रचना बच्चन जी की कृति का आधार स्तंभ माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, काव्य कृति के कितने भेद होते हैं? काव्य कृति के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उन्होंने गुणों के आधार पर काव्य कृति को 3 भाग में बांटा है। कौन कौन से? वेदभ्री रीति, वेद विदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचवाली रीति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स है, उसका स्थायी रस क्या होगा? तो इसका है जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक है। काव्य शास्त्र में वर्णित 9 रसों में से एक विभत्स रस है। उसका स्थायी भाव जो है जुगुप्सा या घृणा होता है, ठीक है। जब किसी काव्य को पढ़कर या दृश्य को देखकर मन में घृण या ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ विभत्स रस की अनुभूति होती है, जैसे कि मांस, रक्त, शव, दुर्गंध आदि का वर्णन इसके आलंकन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है अर्थालंकार या शब्दालंकार या ए और बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं, ठीक। तो इसका आंसर है अर्थालंकार निकलता है, इससे विरोधाभास से अर्थालंकार निकलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, द्रुत विलंबित के गुणों का क्रम क्या है? इसमें द्रुत गुण कौन सा होते हैं? ये एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें वर्णों का क्रम गुणों के एक निश्चित विधान के अनुसार होता है, जिसका लक्षण द्रुत विलंबित माह नवो भरो, अर्थात इसमें क्रम जो है एक नगन, दो भगन, नगन, भगन, रगन होता है,
रगन, नगन, भगन, रगन, नगन, भगन, भगन, रगन, नगन, भगन, भगन, रगन। तो ऑप्शन इसका सी हो गया, नगन, भगन, भगन, रगन। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है अरविंद, यौवन, बुढ़ापा, उपयुक्त। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि भाव जो है, यौवन भी तो एक भाव ही है और बुढ़ापा भी एक भाव है। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 42, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? घर क्या है? यह घर मेरा है और वह तुम्हारा। रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, प्रविशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, यह सर्वनाम है। इसका आंसर है यह एक संज्ञा है। घर क्या है? संज्ञा है। 43, क्वेश्चन नंबर कहता है 43 की निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तुम, वह, मैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तम पुरुष समास कौन सा होता है? सर्वनाम। तो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है मैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो वक्ता को दर्शाता है, जैसे कि मैं का उपयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, इसीलिए वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अन्य विकल्प जैसे तुम, वह जो है मध्यम पुरुष समास सर्वनाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। किससे दुखी? बूढ़ा आदमी किससे दुखी हो सकता है? बचपना से, बुढ़ापे से, या जवानी से, या प्रशंसा से? प्रशंसा से कोई दुखी नहीं हो सकता है। जवानी से भी बूढ़ा आदमी जवान कैसे हो सकता है? अब बूढ़ा आदमी बचपन भी कैसे हो सकता है? बुढ़ापा आदमी बुढ़ापे से हमेशा परेशान रह सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, विशेषण इसमें कौन सा है? मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। दूध तो एक अति हो गया। अब पीना भी एक क्या हो गया? पीना, पीता है तो ये तो करता कर्म हो गया। तो इसका आंसर है 45 का, यह 1 लीटर जो है दूध पीता है। 1 लीटर जो है एक विशेषण है, दूध की विशेषता बता रहा है 1 लीटर। उत्ज्वर ज्वल की संधि से बना शब्द क्या होता है? उत्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। इसका आंसर हो जाएगा 46 का, डी, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल नहीं होगा, उज्ज्वल ये भी गलत है, पूरा ज लिखा हुआ है, इसमें त ज कर दिया गया है। ये आधा ज करके आधा ज 2 बार आधा ज होगा और आंसर ये हो जाएगा। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जित जोर इंद्रिय, जित जोर इंद्रिय। जिन लिखा हुआ है यहाँ, जितेंद्र पूरा लिख दिया है, जी जोड़ इंद्रिय कर दिया है, जित जोड़ इंद्रिय, यही सही आंसर है। 48, पॉकेट मार। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? पॉकेट मार कौन सा समास है? पॉकेट मार एक तत्पुरुष समास। ठीक। 49, आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म कौन सा है समास? आजन्म एक जो है अव्ययीय समास है। ठीक है। जो दूसरों का उपकार करे, उपकार मान्य, उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ, कृतघ्न, उपकृत या सुकर। इसका आंसर है कृतज्ञ। कृतज्ञता को दर्शाता है। कालांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द विकल्प में से चुनिए। ऊपर कही गई बात याद रखने के योग्य क्या हो सकता है? उपर्युक्त, उपरोक्त, या ऊपरीय या ऊपरी। इसका आंसर है उपर्युक्त। ठीक है। 52, शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। साम्राज्य, साम्राज्य थोड़ी होता है। श्राप, पैतृक। तो इसका आंसर है पैतृक सबसे शुद्ध वर्तनी।
अगर आप देखें, ये होता है साम्राज्य, यहाँ आकर होगा, ठीक है। पैतृक सही है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी इसका कौन सा है? तो अधीन सही है, उत्पाद सही है, उत्पाद, गरिष्ठ सही है, ठीक है। और ये निवृत्ति जो है गलत है, इसमें जो है त में हर्षई कार होता है, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विकल्पों से एक सही विकल्प को चुनें। इसमें कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है, यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, या ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। तो इसका आंसर है, यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो सकता है? ऑप्शन है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा है, मैं अपनी बातों के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, या मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। इसका आंसर है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ऑप्शन नंबर सी। पयोधि शब्द में निम्न में से किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची पयोधि है? ठीक है। ऑप्शन है, शांति, समुद्र, दूध या अमृत। तो इसका आंसर है, समुद्र का जो है पर्यायवाची पयोधि होता है, ठीक है। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सागर, सागर, जलधि, निरधि, वारिध, रत्नाकार, उदयधि, संधि, सिंधु, अवर्ण, अर्णव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ऋतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऋतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरल या सीधा होता है। ऋतु का, सॉरी ऋजु लिखा हुआ है, ऋजु का सरल या सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 58, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या होता है, यानी विलोम शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन है, चापलूस, व्यभिचारी, सहयोगी या दुर्जन। सज्जन एक का अपोजिट जो है विलोम शब्द दुर्जन हो जाएगा। विलोम शब्द का युग्म सही कौन सा है? कापुरुष कायर होता है, कुत्सा निंदा का होता है, सकल का विकल होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दोनों एक से अधिक सही है। सज्जन, ठीक है, सॉरी ये गलत आंसर, एक से अधिक नहीं होगा। सकल का विकल होगा, ठीक है, बाकी ये गलत है। कापुरुष का विलोम शब्द होता है पुरुष। कापुरुष का पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ विकल्पों के में से छाटिए। बड़ी सावधानी से काम करना, बड़ी सावधानी से काम करना, फूंक फूंक कर कदम रखना, धाक जमाना, डिंग मारना, काम तमाम करना। तो आप इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि फूंक फूंक कर कदम रखना इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 61, यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो ठीक बात नहीं। ये क्या है? इसका ऑप्शन है, चिकनी चुपड़ी बातें करना, चैन की बंसी बजाना, चादर के बाहर पैर पसारना, या चुल्लू भर पानी में डूब मरना। यदि आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो ठीक बात नहीं। तो इसका आंसर है, चादर के बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। जितना आपका आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार आप काम कीजिए। 62 कहता है,
कविता की परख निबंध के लेखक कौन? कविता के परख निबंध किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था इसको। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है। 63 कुछ इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तद्भव कौन सा शब्द है? कंधा शब्द तद्भव है। इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो कंधा शब्द तद्भव है। ठीक है। कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, तद जो भाव, तो वो तद्भव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। इस वाक्य में से किस कारक के परसर्ग का प्रयोग किया गया है? परसर्ग का प्रयोग किस कारक का किया गया है? तो ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, आपादान कारक या करण कारक। हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है? आपादान से, हिमालय से। ठीक है। कर्तव्यवाच्य से संबंधित वाक्य क्या है? कर्तव्यवाच्य, चोर पकड़ा गया, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, या किसान द्वारा फसल काट ली गई। कर्तव्य क्या है? इसका आंसर है लड़का पढ़ रहा है। कर्तव्यवाच्य। कर्तव्यवाच्य का मतलब होता है जहां वाक्य में कर्ता प्रमुख होता है। लड़का पढ़ रहा है, लड़का प्रमुख है इसमें, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। 66 को देखेंगे, वह चला होगा इस वाक्य में किस काल से संबंधित हो? सामान्य भूत, संभाव्य भविष्य, या संदिग्ध वर्तमान, या संदिग्ध भूत। इसको अगर आप देखेंगे, वह चला होगा, होगा होगा होगी ये तो पास्ट का है, चला होगा, ला होगा, ई होगी, ये सब जो है पास्ट का है, भूत का है। इसमें भी संदिग्ध है, चला है कि नहीं है ये पता नहीं है, चला था या नहीं चला था ये नहीं पता है, लेकिन ये संदिग्ध है, इसलिए संदिग्ध भूत कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित उपसर्गों द्वारा एक एक शब्द बनाइए और उसका मिलान कीजिए। अप शब्द से कौन सा बन सकता है? तो आप अप शब्द जिसमें देख रहा है वो आंसर हो जाएगा। अप से अपमान बना, अन से अनबन बना, और आ से आदान बना। तो इसमें से अप से अपमान, अन से अनबन, और आ से आदान, यानी सी का 3 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। 68 इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगाया गया? बेकार, बेलदार, बेखबर, या बेगुनाह। इसमें अगर उपसर्ग देखा जाए तो बेलदार में कोई अथी नहीं लगाया गया है। इस प्रश्न में देखा जाए बेलदार, क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगाया गया। बेकार, बेखबर और बेगुनाह में सब जो है बे लगाया गया, बे उपसर्ग लगाया गया इनमें, लेकिन बेलदार में जो है कोई नहीं लगाया गया, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। 59 टिकना आऊ, टिकनाऊ प्लस आऊ से बनने वाला शब्द क्या बनेगा? टिकाऊ, टिकाई, टिकाना, या टिकावा, टिकावट। इसका आंसर होगा टिकाऊ। क्वेश्चन नंबर 17 और ये हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्ययों में से प्रत्येक के योग से एक एक शब्द रचना कीजिए, गलत का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें जो गलत है उसको चुनना है। इसका आंसर आप देखेंगे तो लकड़ी प्लस हरा, लकड़हारा बनता है। हारा को कर दिया लकड़ी प्लस हारा, हरा लिखा हुआ है, हारा होना चाहिए, लकड़हारा। तो आंसर इसका डी है। ठीक है, ये गलत है, हारा होना चाहिए, हरा लिखा हुआ है, आंसर डी हो गया। अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन और इस सेट का 71वां क्वेश्चन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन चुनना है। क्वेश्चन है टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज डैश लिटरेचर। किस चीज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है? तो फोर यहाँ यूज होगा, लिटरेचर, फोर लिटरेचर। ठीक है, इसमें भी प्रीपोजिशन चुनना है। तो कहता है इज द रूल अप्लीकेबल डैश
ऑल ऑफ अस, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। यहाँ हो गया 4। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एवरी स्टूडेंट डैश टू ब्रिंग अ साइन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इसमें देखा जाए तो आप एवरी लगा हुआ है, यानी एक सिंगुलर लग होगा। एवरी के बाद कोई भी वर्ब आ जो आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। इसमें देखा जाए तो हैव प्लूरल है, ये तो प्लूरल है, जबकि इज और हैज सिंगुलर है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। या तो इज होगा या फिर हैज होगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। इसमें देखा जाए आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही डैश टू मी यस्टरडे। यहाँ जो है कंजंक्शन लगाएगा, कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें पहले वुड हैव लग चुका है, तो इसके साथ जो है हैव वाला कोई सेंटेंस आएगा या एक जो है इंडेफिनिट सेंटेंस लगेगा। ठीक है। 74 को अगर ठीक से देखा जाए तो यहाँ हैड कम लगेगा। यहाँ हैड कम लगाने के बाद ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। आई, ये पास्ट का है, आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स। हम उसे नोट्स दिए होते अगर वो आया होता या आ चुका होता कल, तो इसमें हैड कम लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब। ये एक फ्रेजल वर्ब है, कम अराउंड। कम अराउंड का जो है इसका अर्थ निकालना है। इसमें अगर देखा जाए इसका अर्थ क्या होता है, टू बिकम कॉन्शियस अगेन। जो है पहले अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो उसमें पहले कॉन्शियस थे लेकिन बीच में आपका कॉन्शियस नहीं है, फिर रिकवर हुए, तो वो रिकवरी का अथी है, रिकवर हो सकते हैं या फिर किसी एक सिचुएशन में आ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए किसी चीज़ को, तो इसमें से सारा आंसर हो सकता है। इसमें आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ एबव। इसमें कहता है इसमें भी फ्रेज या वर्ड का जो है मीनिंग निकालना है और उसमें गलत वर्ड और फ्रेज को चुनना है। कहता है दे टोल्ड मी दे प्लान टू गो बिफोर फ्राइडे नेक्स्ट। इसमें अगर देखा जाए इसमें पोजीशन का गलती है, तो यहाँ देखा जाए तो लिखा हुआ बिफोर फ्राइडे नेक्स्ट, यही गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे। फ्राइडे के पहले नेक्स्ट होगा, ना कि बाद में। क्वेश्चन नंबर 77। 77 कहता है इसमें अंडरलाइन फ्रेज या इडियम्स का जो है अर्थ बताना है। ठीक है। इसमें देखा जाएगा इसका अंडरलाइन कौन सा, स्ट्रेंड एवरी नर्व होगा। यहाँ ये अंडरलाइन शब्द है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो कहता है माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो इसका अर्थ होता है वर्क वेरी हार्ड। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग निकालना है, यानी सिनोनिम्स या कुछ भी कर सकते हैं, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का है। ही वॉज प्रोवर्बियल मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका अर्थ क्या होगा, ही वॉज अ प्रोवर्बियल मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो इसका आंसर होगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसके पास कुछ है ही नहीं वही होता है प्रोवर्बियल मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्वेश्चन नंबर 79। 79 कहता है कि इस ऑप्शन में जो है चुनना है जो कि यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड के एग्जिस्टेंस को में बिलीव करता है वो थीस्ट कहलाता है, और एथिस्ट हो जाता है जो बिलीव नहीं करता है। सेंट तो जानते ही हैं, पुजारी टाइप का होता है। इस ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कहता है अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। ये होते हैं वॉलेंटियर। ठीक है। इसमें एंटोनिम्स चुनना है 81 नंबर में।
तो डिफिएंट कहता है। डिफिएंट क्या होगा? डिफिएंट का मतलब होता है आप किसी चीज़ का चैलेंज करना, जो कि रेसिस्ट चीज़ों को आप चैलेंज करते हैं। कोई चीज़ गलत चीज़ हो रहा है, उसके खिलाफ आप बोलते हैं, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका तो आप रिबेलियस हो जाएंगे, तो इसका तो सिनोनिम्स है। डोसाइल होता है, डोसाइल तो कुछ और है। इसका मीनिंग जो होगा, एंटोनिम्स जो होगा, ओबीडियंट होगा। 81 का सी। फिर से एंटोनिम्स पूछ रहा है ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट का एंटोनिम डिसऑनेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है इसका सिनोनिम्स बताना है। किसका? तो कॉन्क्लेव का। कॉन्क्लेव का सिनोनिम्स होता है प्राइवेट मीटिंग। ठीक है, प्राइवेट मीटिंग या सीक्रेट मीटिंग कह सकते हैं उसे। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि इस सेंटेंस में जो है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका जो है मीनिंग बताना है या फिर सिनोनिम्स बताना है, उसका अर्थ बताना है। द कस्टम ऑफ ऑफिसर हैव कन्फिस्केटेड अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स। तो कन्फिस्केट मतलब क्या होता है? जब्त करना या सीज करना, वही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच को चुनना है। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ, इसका इनडायरेक्ट करना है। कहता है आई टुक इट होम विथ मी, सी सेड। सी सेड है तो आप यहाँ टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि किसी से कहता है टू लगा होता है तो वहाँ हम लगाते टोल्ड। तो यहाँ तो टोल्ड वाला सिस्टम गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है आई टुक इट, तो यहाँ ऑप्शन है, ये हेड से बनेगा। आप अगर देखेंगे इसको तो इसमें हेड लगेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी सेड दैट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप इसमें पास्ट इंडेफिनिट को आप हेड लगा के बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। कहता है द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स। तो इसमें ट्रूप्स की बात की है। ट्रूप्स कैसा है? ट्रूप्स हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा कौन सा है? प्लूरल ऑब्जेक्ट। तो प्लूरल के साथ हम क्या सिंगुलर लगाएंगे? नहीं लगेगा। और ऊपर से ये हैज है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में हम पास्ट कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, तो पास्ट ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। अब बचा हैज बीन कोल्ड या हैव बीन कोल्ड। बीइंग जो है, हैज लगा हुआ है, हैज के साथ जो है बीन लगता है, ना कि बीइंग लगता है, तो आंसर बी हो जाएगा। इसका भी पैसिव वॉइस चुनना है। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो। कहता है पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन स्ट्रीट। ये एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करता है। पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट। क्या देखा है? वॉल्व्स देखा है, तो वॉल्व्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और हैज सीन से बना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हैव के साथ हैव बीन लगेगा, जिसे यहाँ ऊपर वाले में लगा था। ये ट्रुप्स था तो हैज की जगह पर हैव आया, क्योंकि वो ट्रुप्स हमारा प्लूरल था। इसी तरह यहाँ जो देखा जाए तो वॉल्व्स है, वॉल्व्स हमारा प्लूरल है, और यहाँ और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो आप ये तो नहीं हो सकता है। ये वर लगा दिया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपल। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है इसको करेक्ट वर्ड डालना है, ब्लैंक्स में खाली जगह पे सही वर्ड डालना है। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। आप देखेंगे यहाँ विरोधाभास का सेंटेंस है, क्योंकि अगर रेनफॉल की कमी होगी तो हमें वाटर सप्लाई को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्यू टू सेंटी रेनफॉल। कम रेनफॉल के कारण दिस ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 89 इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। कहता है 3 5 इज 15, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीज़ है, इसलिए ये प्लूरल डाल दिया है।
यहाँ प्लूरल होगा तो वेट हो जाता है। यहाँ देखा है स्लो एंड स्टडी दोनों एक चीज़ है, ये एक फ्रेज है, यहाँ विन नहीं होगा बल्कि विंस होगा। यहाँ देखा जाए या मोर देन वन, तो ये दोनों तो आपका गलत हो गया, तो आंसर हमारा एक है। 3 5 इज 15, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है आई हैव टॉट हिम इज इन किस टेंस में है? आई हैव टॉट हिम, तो आप जहाँ जहाँ भी देखा जाए तो हैव लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है, वो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हैड लगा होता तो पास्ट परफेक्ट होता, यहाँ हैव और ये हैज लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। द पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर, या पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। लीटर एक फिक्स अथी है, मेजरमेंट, तो इसके लिए हमें द लगा आर्टिकल लगाना होगा, फिक्स आर्टिकल लगाना होगा, इसलिए ये हमारा आंसर है। इसमें अगर आप देखा जाए ये एक मिसप्रिंट है या फिर कहें जो भी है, इसका आंसर लिखा हुआ है द रीड सी रीड शॉर्ट स्टोरी कफन एंड अडॉप्टेड इट टू अ रेडियो प्ले। ये एक सेंटेंस है, इसको कहता है कि इंसर्ट करना है पंक्चुएशन को, मार्क को। पंक्चुएशन मार्क में सब में देखा जाए तो एक ही मार्क है लगा हुआ है, इसमें भी एक ही मार्क है लगा हुआ है। इसको अगर हम मिटा के आपको ठीक से दिखा दें, ठीक है, इसमें इसमें और इसमें तीनों में एक ही मार्क लगा हुआ है, और तीनों सही है क्योंकि यहाँ एक ही मार्क लगेगा और इसको घेरा जाएगा, और वो तीनों सही है, इसका आंसर तीनों होगा। ठीक है, और मोर देन वन कह सकते, तीनों एक ही है तो इसका आंसर आप डी भी मार सकते हैं, ऐसे इस बुक में मिसप्रिंट किया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, फिर से प्रीपोजिशन का सवाल आ गया। ट्राई टू बी पोलाइट डैश अंकल रिचर्ड फॉर वंस, किसके साथ पोलाइट होना है ये आपको देखना है। जब पीपल कोई व्यक्ति हैं तो वहाँ विथ हो जाएगा, पोलाइट तो आप किसी लोग के साथ ही हो सकते हैं आप, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 94 कहता है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रीपोजिशन दिस रूल इज अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। रूल अप्लीकेबल होता है, अप्लीकेबल टू होता है। ठीक है, अप्लीकेबल टू फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ टू लगेगा, यहाँ क्या होगा विथ होगा। ठीक, यहाँ जो है आपको फिल अप द ब्लैंक्स है। ही कम ही केम एंड सेट डैश मी, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, बिसाइड मतलब बगल में, बाय नहीं होगा, यहाँ बिसाइड होगा, क्या होगा बी साइड होगा। ठीक, 95 का बी होगा। 96 कहता है टॉम, या नॉन फाइनाइट वर्ब को डालना है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए दिया हुआ है टॉम डैश टू हेल्प, टॉम टॉम डैश टू हेल्प, तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है इसमें कि आप वर्ब लगा, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, तो टॉम ट्राइंग टू हेल्प हो जाएगा आंसर इसका। इसमें क्वेश्चन है 97 सच अ थिंग वॉज नेवर टॉट ऑफ, ये दिस एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेंटेंस, विच टाइप ऑफ क्लास ऑफ वर्ब। इसको अगर देखा जाए सच अ थिंग वॉज नेवर टॉट थॉट ऑफ, ये थॉट के बाहर था। 97 की क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ये पैसिव प्रीपोजिशनल वर्ब है। एक्टिव तो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ से आप लगा दिया है, आपको प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही होगा तो ये एक पैसिव है, एक्टिव तो कतई नहीं है, तो आंसर इसका ए है। 98 कहता है राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म लिखना है किसका, नाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है। नाइफ का प्लूरल फॉर्म वी एस से लगा के हम बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन है नाइफ्स, नाइव्स, नाइफ्स,
नाइव्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, KNIVES, ये सब गलत है। ठीक है। 99 कहता है पिक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन, नॉन फाइनाइट वर्ब को चुनना है। फिर से इसमें देखा जाए दे लाइक्ड, लाइक तो एक वर्ब है, सिंग, ये नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा ही होता है जो कि देखने में तो वर्ब लगता है लेकिन वो वर्ब होता नहीं। यहाँ देखा जाए सिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा 99 का। ठीक है, सिंग एक जेरंड की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, कहता है करेक्ट ऑप्शन भरना है इसमें। द डैश वाज सेंट टू द मॉर्चुरी, क्या मॉर्चुरी भेज सकते हैं? लाश को, तो लाश का होता है, मॉर्चुरी में लाश को कहते हैं कॉर्प्स, कॉर्प्स। ठीक है, कॉर्प्स तो ये होता है कुछ अथी, क्या कहते हैं, पुलिस वाला फोर्स होता है, वो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉर्प्स। ठीक है, तो ये इस सेशन का लास्ट सवाल था।